अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी और हमने देखा कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में मैंने आपको बताया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और एक ही जैसे बहुत सारे सेल्स बना देते हैं थ्रू माइटोसिस, और इस तरह से वो सब के सब जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने पेरेंट सेल की तरह से। तो उसके बाद हमने स्टार्ट की इसकी डिफरेंट टाइप्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। बाइनरी फिशन देखी हमने, उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ी थी और फिर हमने मल्टीपल फिशन देखी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ बडिंग। बडिंग क्या चीज़ है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर क्या होता है कि उनमें जो उनका पेरेंट सेल होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनका जो पेरेंट सेल है उससे एक साइड पे एक छोटी सी आउट ग्रोथ बन जाती है जिसे कहते हैं बड। और ये जो बड है, ये देखें ये पेरेंट सेल है और इसके साइड पे ये बड बन गई है। ये जो बड है अभी आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में बड़ी होती जाएगी और कुछ देर के बाद जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये अपने पेरेंट सेल से यहाँ पे अलग हो जाएगी। तो इस तरह से उससे पहले क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो देखें 2 में डिवाइड हुआ है। ये ज़रूरी है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों में। अगर किसी न्यूक्लियस में किसी भी सेल में डिवीज़न हो गई है लेकिन उसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ और उस सेल के अंदर डीएनए जो पेरेंट डॉटर सेल बना है उसमें डीएनए नहीं है, तो इसका मतलब वो सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके डिवाइड होने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए ये 2 में डिवाइड हो गया, 2 जो सेल्स बने हैं दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला गया और इस तरीके से एक सेल से 2 सेल्स बन गए हैं। तो ये चीज़ कहलाती है बडिंग। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ी रीडिंग भी कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ बड डेवलप्स एज अ स्मॉल आउटग्रोथ और पेरेंट्स बॉडी। इन केस ऑफ यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज पास्ड इनटू द बड। पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बड एट अ टाइम। हाँ जी, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा बर्ड्स भी बन सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही बर्ड बने। ईच बर्ड इन लार्जेस, हर एक जो बर्ड है वो बड़ी हो जाती है। डेवलप्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म के थे, यानी जिससे वो बना हुआ था। द बर्ड में सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, बर्ड जो है वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। इन सम केसेस द बर्ड नेवर सेपरेट एंड एज अ रिजल्ट कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। कई दफ़ा ये होता है कि ये जो बर्ड्स हैं ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ ही रहती हैं और इस तरह से एक सेल के साथ बेशुमार छोटे छोटे सेल्स हमेशा अटैच रहते हैं। या अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, पूरा बॉडी है, कोई प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, तो उसकी जो बर्ड्स होंगी वो उसके साथ ही अटैच रहेंगी। जैसे हाइड्रा में, यहाँ पे आपको साइड में बताया गया, एनिमल सच एज स्पंजेस, हाइड्रा एंड कॉरल्स आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ बडिंग। इन देम small bud is formed on the side of the body by mitosis. The bud enlarges, bud बड़ी हो जाती है by the formation of more cells. It then detaches from the parent body and grows into a new organism. तो इसके बाद हम इस आगे पढ़ेंगे इसका कॉरल्स में क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे साइड पे, पहले आपको डायग्राम में दिखा दूँ कि ये हाइड्रा है, इसके साथ ये छोटी सी बड बनी। बट जब बड़ी हो गई तो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो गई है, उससे अलग हो गई है। हाइड्रा जो है ये अटैच होता है स्टोन्स वगैरह के साथ पानी के अंदर। और कॉरल्स में क्या होता है, हाइड्रा में तो डिटैच हो गई, लेकिन कॉरल्स में द बर्ड्स डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। बर्ड जो है वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होगी। कॉरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाती। कॉलोनी का मतलब क्या है कि जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल किसी भी स्पीशी के इकट्ठे रह रहे होते हैं। Because the birds grow into new organisms by remaining attached to the parent body. आपने ये डिफरेंसेस याद रखने हैं कि यीस्ट के अंदर बर्ड्स अलग हो जाती हैं, हाइड्रा में अलग हो जाती हैं, लेकिन कॉरल्स में जो है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती हैं। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल्स ही आप कह सकते हैं कि जिनके गिर्द एक वॉल होती है
जो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो है उनके अंदर जब ये बन जाते हैं तो ये जब स्पोरेंजियम टूटेगा तो वहाँ से ये निकल जाएंगे बाहर, और जहाँ पे भी इन्हें पानी वगैरह मिलेगा वहाँ पे इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट और एनिमल, प्लांट ही होता है यूजुअली, वो एक नया जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम देखते हैं आपकी बुक से मोस्ट फंजाई राइजोपस, व्हेन राइजोपस रीचेज रिप्रोडक्टिव एज, जब रिप्रोडक्टिव एज पे पहुँचता है राइजोपस, इट्स बॉडी सेल्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर्स सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, जिसका सिंगुलर क्या है, स्पोरेंजियम। राइजोपस अब है क्या चीज़, आप सोचेंगे कि कौन सी चीज़ है, हमने कभी नहीं देखी। ब्रेड जो है ना, जब आप किचन में कभी गीली रख देती हैं तो आपने देखा होगा कि वो कुछ अरसे के बाद वो ग्रीनिश सी हो जाती है और उसके ऊपर एक पाउडर सा आ जाता है। वो जो पाउडर है वो राइजोपस के स्पोर्स होते हैं, और राइजोपस जो है ये असल में फंगस है, फंजाई से बिलोंग करता है, और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की चीज़ नज़र आ रही है उसके स्पोर्स हो गए, और जो उसकी प्लांट बॉडी जो है वो फैली हुई होती है पूरी उस ब्रेड के अंदर, वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ आपको वो तब पता चलता है कि इसके अंदर फंगस है जब उसके आपको स्पोर्स नज़र आते हैं। अब क्या होता है इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या चीज़ है, वो चीज़ जिसके अंदर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। सेल डिवाइड्स मैनी टाइम, अब उसके अंदर स्पोर्स कैसे बन रहे होते हैं, उसके अंदर एक सेल होता है वो कई दफ़ा डिवाइड होता है एंड फॉर्म्स मैनी डॉटर सेल्स कॉल स्पोर्स, और बना लेता है वो स्पोर्स। ईच स्पोर इज़ कवर्ड विद अ थिक वॉल, हर स्पोर जो है उसके ऊपर एक मोटी सी वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट, एंड इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। अब चूँकि उसके बाहर जो है वो मोटी सी वॉल है, इस वजह से उसके अंदर से पानी बाहर नहीं जा सकता, तो वो खुश्क नहीं होगा, इसलिए वो सर्वाइव कर सकता है बहुत ज़्यादा देर तक, और बाहर से जो है वो कोई चीज़ भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। व्हेन स्पोरेंजिया आर मैच्योर दे बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर्स, तो अब ये जो स्पोर्स हैं अभी तक स्पोरेंजिया के अंदर ही थे, अब जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो स्पोरेंजिया जो है वो साइड से हट जाएंगे और इस तरह से स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस द स्पोर्स जर्मिनेट फेवरेबल एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। जैसे ही कंडीशंस ठीक होती हैं, मतलब पानी वगैरह मिलता है कहीं से भी, अगर किसी जगह स्पोर जो है वो गिर गए हैं, क्योंकि ये हवा से उड़ के जाते हैं, बहुत लाइट होते हैं ये, तो उड़ के जाएंगे जब हवा से और कहीं भी जाके गिरेंगे, वहाँ पे उन्हें पानी अगर मिल गया तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब उगने लग जाएंगे वहाँ पे, और अगर पानी नहीं है तो वो पड़े रहेंगे बहुत अरसे तक, क्योंकि उनके गिरद एक वॉल है तो उन्हें ख़तरा नहीं है कि उन्हें कोई नुकसान होगा। अगर कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल हैं, सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, तो ऊपर तो आपने देखा ये जो एग्जांपल थी तो राइजोपस की थी। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में ये कैसे होता है कि बैक्टीरिया नॉर्मली जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन होती है उनमें, तो अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं तो वो भी स्पोर्स बना लेते हैं ताकि अपनी जो नस्ल है उसको बरकरार रख सकें और काफ़ी देर सर्वाइव कर सकें। उसकी टाइप्स कौन सी हैं, स्पीशी कौन सी हैं, क्लोस्ट्रीडियम एंड बेसिलस स्पीशीज़ जो हैं, ये क्या करते हैं, ये भी अपने गिर्द एक थिक लेयर सिक्रीट कर लेते हैं, यानी सिस्ट बना लेते हैं, और अंदर जो है ना वो बैक्टीरियल सेल अंदर ही रहता है, उसके अंदर ज़िंदा रहता है, और अब इसको हम कहते हैं एंडोस्पोर, यानी पूरे एक बैक्टीरियल सेल के गिर्द थिक वॉल सिक्रीट हो जाती है जिसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा होता है, और अब इस पूरी चीज़ को हम कहेंगे एंडोस्पोर। ये भी अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एंडोस्पोर कैसे बनता है। ये देखिए एंडोस्पोर है कि ये बाहर जो है पूरे बैक्टीरियल सेल के गिर्द थिक वॉल है, और अंदर जो है ये जो है ये एंडोस्पोर है। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो पेरेंट सेल टूट जाएगा और एंडोस्पोर जो है वो बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे जो है ये एंडोस्पोर, ये देखें ये बाहर प्रेजेंट है, और जैसे ही कंडीशंस ठीक होंगी तो ये ग्रो कर लेगा इनटू बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया बनाने लग जाएगा। यहाँ पे देखें राइजोपस दिखाया गया जो पीछे आपने पढ़ा था, फंजाई की टाइप जो मैंने आपको बताया कि ब्रेड के ऊपर होती है। तो ये देखें राइजोपस का ये स्पोरेंजियम है, यानी वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और
ये देखें स्पोर्स हैं मेच्योर, ये टूट गया है और स्पोर छोटे छोटे राउंड से जो है ये बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से ये उड़ के चले जाएंगे हवा के ज़रिए कहीं पर भी, और जहाँ पर भी ये कोई भी मॉइस्ट जगह इन्हें मिलेगी जहाँ पे पानी वगैरह होगा तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, बाकी जो प्रोसेसेस थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, इन सब में तो आपने कहीं पे भी गैमीट्स नहीं देखे, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस जो हैं उसमें गैमीट्स होते हैं लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग भी होता है और स्पर्म भी होता है। एग्स जो हैं अब वो क्या करते हैं कि एग अगर फर्टिलाइज ना भी हो, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जिस वक्त एग और स्पर्म आपस में कंबाइन होते हैं। जब तक एग और स्पर्म आपस में कंबाइन ना हो तब तक वो नया इंडिविजुअल बनाने के काबिल नहीं होते। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई अनफर्टिलाइज्ड एग यानी विदाउट कंबाइनिंग विद अ स्पर्म द एग कैन चेंज इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ये कोई भी नया इंडिविजुअल बना सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अक्सर पेपर्स में आता है। और ये किस किस में है, फिशेस में, फ्रॉग्स में और इंसेक्ट्स में ये हो सकता है। और इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं हनी बीज़ में कि क्वीन हनी बी जो है वो क्या करती है, ले एग्स इन द हनी कॉम्ब। क्वीन का काम यही है कि वो एग्स ले करती है। अब उनमें से कुछ एग्स जो हैं वो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, मेल ड्रोन्स बना लेते हैं बाय पार्थेनोजेनेसिस। समझ आ गई आपको? कुछ एग्स जो हैं वो बना लेंगे मेल्स, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होंगे तो वो हैप्लॉइड रह जाएंगे। डिप्लॉइड कब बनेगा? पिछले चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस में। मियोसिस में आपने देखा था कि जब दो सेल्स कंबाइन होते हैं या दो गैमीट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो डिप्लॉइड बना लेते हैं। डिप्लॉइड कौन सा होता है? जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। अब यहाँ पे चूँकि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसलिए उसके एग के बनने से पहले चूँकि क्रोमोसोम्स हाफ हो गए थे, तो चूँकि अब वो आगे भी जाके वो फर्टिलाइज नहीं होगा, अनफर्टिलाइज रहेगा और ये बना लेगा हैप्लॉइड मेल, जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे, हर क्रोमोसोम सिंगल होगा। और इसे हम क्या कहते हैं? डोन्स कहते हैं उनको हम। इस प्रोसेस से बाय पार्थेनोजेनेसिस। अब एग के साथ दो चीज़ें हो रही होती हैं, या तो वो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं और चेंज हो जाते हैं टू हैप्लॉइड मेल्स। दूसरा केस क्या हो सकता है, कुछ एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज भी हो जाते हैं। किस तरह से? मेल बीज के ज़रिए से। मेल बीज जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और वो फर्टिलाइज कर देते हैं एग्स को, और इस तरह जो एग जो है अब वो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि एग और स्पर्म के जो हैं क्रोमोसोम्स वो कंबाइन हो गए हैं। तो इस तरह डिप्लॉइड हो गया, यानी इसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में होंगे। तो अब ये बना लेंगी फीमेल, यानी न्यू क्वीन और वर्कर बीज। क्वीन और वर्कर जो हैं वो दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉइड फीमेल्स होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हनी बीज में जो है एग्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं होते। अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो वो बना लेते हैं हैप्लॉइड मेल्स, और फर्टिलाइज हो जाएं तो वो बनाते हैं डिप्लॉइड फीमेल्स। और नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या चीज़? आपकी बुक से हम देखते हैं, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम और लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, प्रोपेगेट करना। तो इसमें जो नए प्लांट्स बन रहे होते हैं वो बन रहे होते हैं बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। और रिप्रोडक्टिव में तो फ्लावर्स आ जाते हैं सिर्फ, और जो वेजिटेटिव पार्ट्स में उसमें रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। अगर इनसे कोई नया प्लांट बन जाए तो फिर उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या प्रोपेगेशन है, ये दो तरह की हो सकती है, या नेचुरल
और या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सी होती है, जो नेचर में खुद ब खुद हो रही होती है, और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बींग्स करते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से। अब हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे वन बाय वन, कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो सबसे पहला है इसमें बल्ब्स। बल्ब्स क्या हैं? आपने देखा होगा जो प्याज है, प्याज की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं बल्ब। अब वो जहन में रख के तो आपने इस चीज़ को पढ़ना है। बल्ब्स आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स। अब यहाँ पे शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम किस चीज़ को कहा जा रहा है? प्याज में जिस चीज़ को हम काट के फेंक देते हैं, उसको काटते हुए नीचे से, तो वो जो है वो असल में इसका स्टेम होता है। और जो चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं खाना बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए, वो इसके लीव्स हैं, और ये अंडरग्राउंड होते हैं और ये थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी का मतलब उसके अंदर पानी होता है बहुत ज़्यादा। और क्यों वो फ्लैशी हैं? क्योंकि उसके अंदर स्टोर्ड फूड भी है और वाटर भी है। अब उसके नीचे से आपने देखा होगा छोटी छोटी सी निकली होती हैं धागा नुमा चीज़ें, जिन्हें हम उसकी रूट्स कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स अब क्या चीज़ है? एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो कहीं से भी अराइज हो जाएं रेडिकल के अलावा। अगर आपको सीड का स्ट्रक्चर आपको याद है, आपने किसी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा कि सीड को अगर हम अंदर से देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मूंगफली को खोल के देखें तो उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है, और उसका जो प्लांट है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन जो बाद में स्टेम बनाता है, और एक नीचे वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं रेडिकल, और ऊपर वाले को कहते हैं हम प्लूम्यूल। तो रेडिकल डेवलप होता है रूट में। जब हम उस बीज को ज़मीन में लगाएंगे, मूंगफली को हम ज़मीन में दबाएं, तो रेडिकल जो होगा वो रूट बना लेगा और प्लूम्यूल शूट बना लेगा। तो रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट्स इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं, राइज होती हैं, उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। उम्मीद आपको ये अब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एडवेंटिशियस रूट्स अब चूँकि यहाँ पे ये शूट से अराइज हो रही हैं या स्टेम से अराइज हो रही हैं, इसलिए अब इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एमर्ज अराइज अंडर द बेस ऑफ द बल्ब वाइल शूट्स इमर्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस। यानी वो जो चीज़ हम काट के फेंक देते हैं उसके नीचे की तरफ से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगी, और उसके ऊपर की तरफ से स्टेम अराइज होगा। स्टेम आपने देखा भी होगा जब आप प्याज को काटते हैं ग्रोइंग सीज़न में, जब प्याज लगाने का सीज़न होता है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर हम प्याज को काटें तो दरमियान में उसके ग्रीन से कलर की एक चीज़ होती है, ये उसकी बड होती है। और ये कहाँ से अराइज हुई है? इसी बेस के ऊपर से। तो बेस के नीचे से क्या अराइज हो रहा है? एडवेंटिशियस रूट्स। ऊपर से अराइज हो रही हैं उसकी बड्स, और ये जो बड्स हैं ये बनाएंगी बाद में उसके लीव्स। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? ट्यूलिप्स हैं, अनियंस हैं, लिलीज़ हैं। ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बल्ब्स।